नमस्कार क्लास 11th हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का विषय है कृष्णचंद्र लेखक के द्वारा लिखा गया एक हास्य व्यंग्यात्मक कहानी, जिसका शीर्षक है जामुन का पेड़। यानी सेक्रेटरिएट के उस मैदान में जो जामुन का पेड़ था, वो एक व्यक्ति के ऊपर खूब अच्छा तूफान आने की वजह से गिर गया था। तो उस पेड़ के विषय में और उस व्यक्ति के जीवन के विषय में लोगों की क्या धारणाएं थी, जो सरकारी जो विभाग थे, उन विभागों में कार्यरत जो कर्मचारी थे, वो किस तरह से अपने दायित्व से टाल मटोल कर रहे थे, किस तरह से वो उस सामान्य सी जो बात थी उसको भी कितना तुल दे करके राई का पहाड़ बनाए जा रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन की महत्ता की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। तो बात आई कि भाई वो व्यापार विभाग का कार्य नहीं था, इसलिए उसे कृषि विभाग के पास पहुंचा दिया गया और कृषि विभाग से वो सीधा जाकर के कहा और डॉक्टर जो चिकित्सा विभाग है वहां तक पहुंचा दिया गया। और चिकित्सा विभाग से फिर पता चला कि वो तो एक शायर है, और उस व्यक्ति के शायर होने का जब ज्ञान हुआ तो पता चला कि अब उस कार्य को साहित्य विभाग के पास पहुंचा दिया जाए। और जो कृषि और वन विभाग वाले अधिकारी थे, उन्होंने वो इतना साहित्य प्रेमी था कि उसने भी इतना बढ़िया जवाब दिया कि एक तरफ तो हम वन बचाने की लोगों के अंदर अलख जगाने का प्रयास कर रहे हैं और ये पेड़ काटने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं, तो ये कार्य हमारे विभाग का नहीं है। तो इस तरह से जो दायित्वहीनता है और संवेदन शून्यता है, अमानवीयता है, इस समस्त भावनाओं का जो एक चित्र है, वो इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने उपस्थित किया गया है। तो आइए देखते हैं उस व्यक्ति का क्या होता है। क्या प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाएगी, उस व्यक्ति को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाएगा, या कोई अन्य कार्य होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। क्या कहा कि जब पता चला कि वह आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि ये आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ना होकर के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। और सिर्फ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, हार्टिकल्चर से भी नहीं, बल्कि ये कल्चरल डिपार्टमेंट का प्रश्न है। तो कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया तो जल्दी मामले का फैसला सुनाया जाए, तो कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिया जाएगा। फाइल जो है कल्चरल डिपार्टमेंट के विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। और बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट के वहां प्रांगण में पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने कहा। तो वो कहता, हाँ। किस उपनाम से सुशोभित हो? उसने कहा, ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर सिर हिला दिया। सेक्रेटरी वापस पूछता है, क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? उसने कहा, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी फिर से जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा ना कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। तो उसने, जो कवि था, उसने कहा, मैं गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सेक्रेटरी बोला, अभी बंदोबस्त करता हूं, और फौरन अपने विभाग में रिपोर्ट देने चला गया। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो तुम्हारा चुनाव पत्र। वो बंदा बोलता है, भाई मुझे तो इस पेड़ के नीचे से निकाल दो। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वो घोर पीड़ा और दुख में पड़ा हुआ है। अब सेक्रेटरी क्या जवाब देता है? यहाँ उनकी वास्तव में निर्ममता के दर्शन होते हैं। वो कहता है, ये हम नहीं कर सकते, और जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर तुम मर भी जाओ ना, तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे देंगे, और अगर तुम दरख्वास्त करने के लिए दो तो हम वो भी कर सकते हैं। कवि बेचारा फिर रुक कर बोला, अरे मैं अभी जीवित हूं, मुझे जिंदा रखो। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मिलाते हुए बोला, मुसीबत यह है, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात का नहीं, आरी कुलाड़ी का है। इसलिए
हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को वापस से माली ने आकर आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर के इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ये लीजिए, अगला दिन भी बीत गया। माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब देता जा रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। वो अंदर ही अंदर अपनी इस तरह की विलिंग पावर को जो है जगा कर रख रहा था। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को ना काटा जाए। अब देखिए फिर से कैसे नाटक किए जा रहे हैं। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लोन में लगाया था। पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री। अब अगर इस पेड़ को काटा जाएगा तो ये बात काफी तुल पकड़ेगी और पिटोनिया सरकार से हमारे जो संबंध है वो हमेशा के लिए बिगड़ जाएंगे। ये लो जी। अब एक सवाल यहाँ और उत्पन्न हो गया। क्लर्क चिल्लाया कि अरे एक आदमी की जान का सवाल है। तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, अरे दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का भी तो सवाल है और ये भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्यों को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं दे सकते? इसलिए कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और आज 4 बजे विदेश विभाग के सामने इस पेड़ की फाइल को पेश किया जाएगा और जब वो फैसला देंगे वही सभी को स्वीकार होगा। यानी अगला दिन भी बीतने को है। शाम का समय आ चुका है। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया। सुनते हो? आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस सारी घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। लेकिन कवि की क्या हालत थी। मगर उस कवि का हाथ ठंडा पड़ा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। यानी उसके खुद के जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। यानी एक व्यक्ति का जो जीवन है वो सरकारी विभाग के कर्मचारियों के लिए मात्र कागजी खाना पूर्ति में ही समर्पित हो गया। उस व्यक्ति के पारिवारिक सदस्यों का, उस व्यक्ति के जीवन का, उस जीवन के महत्ता का किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया। सभी की कल्पना में सिर्फ यही था कि किस विभाग का काम है और विभाग का काम कागजी कार्यवाही पूरी करके ही किया जा सकता है। वहां सक्रियता किसी ने भी नहीं दिखाई और सक्रियता की बजाय निर्ममता और अमानवीय व्यवहार, संवेदनशीलता, शून्यता, किसी के भीतर भी दया और सहानुभूति का कोई अंश दिखाई नहीं देता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में कृष्णचंद्र जी ने प्रेमचंद की तरह एक सामाजिक यथार्थ को हमारे समक्ष उपस्थित किया है और हमारे दिमाग में ये प्रश्न भी कौंधा दिया है कि वास्तव में क्या इस तरह का रवैया उचित है? यदि नहीं तो इस रवैये से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? इन सरकारी विभागों में जो किंग कर्तव्य विमूढ़ जो कर्मचारी हैं उनको इनके दायित्व का बोध करवाने का ये जिम्मा कौन अपने कंधों पर लेगा? अर्थात और कोई नहीं बल्कि हम ही। तो इस प्रकार ये हमारा ये पाठ यहाँ पूर्ण होता है और बात आती है इनके अभ्यास प्रश्नों की। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती हैं। ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं कि खूब झंझावात आने की वजह से जब सेक्रेटरिएट के लोन में लगा हुआ जामुन का पेड़ टूट चुका था तो उस समय यहाँ ये इस प्रकार का जो प्रश्न है वो उपस्थित किया गया था और किसने कहा था? वहां क्लर्क के बीच में हो रही ये बातचीत, किनके बीच में? चपरासी और क्लर्क के बीच में हो रही ये बातचीत जो है वो दिखाई देती है। ठीक है। और इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है? इससे लोगों की किम कर्तव्य विमूढ़ और दायित्वहीनता और अमानवीयता, संवेदन शून्यता जैसी मानसिकता का पता चलता है। दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इसकी जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा? कि दबा हुआ व्यक्ति एक कवि है जब उस कवि ने एक खूब अच्छे शायर का
जो कहा गया शेर है उसे पढ़ा और उससे बोला। वो शब्द क्या थे कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस तरह की जब बात उस कवि ने बोली तो पता चला कि वास्तव में ये एक कवि है, और इस जानकारी का ज्ञान होते ही फाइल की सारी जिम्मेवारी पहुंचा दी कल्चरल डिपार्टमेंट की। यानी ये तो वास्तव में कल्चरल डिपार्टमेंट का ही कार्य है, और वही इस पर कोई निर्णायक फैसला दे सकता है। कृषि विभाग वालों ने मामले को हार्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया? कृषि विभाग वालों ने कहा कि पेड़ उगाना एक अलग काम है, लेकिन जो पेड़ फलदार है वो कार्य जो है हार्टिकल्चर विभाग का है। इसलिए इस पेड़ के पीछे जो निर्णय दिया जाएगा वो हार्टिकल्चर विभाग के द्वारा ही दिया जाएगा कि इसमें फलों का उत्पादन होता था, ये कितने रसदार फल हुआ करते थे, और ये जो फल हैं वो कितने लोगों के भरण पोषण का कार्य भी किया करते थे। तो ये सारा कार्य जो है हार्टिकल्चर विभाग को सौंप देने के पीछे कृषि विभाग वालों का यही तर्क था। इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है? पाठ से उनके कार्यों के बारे में क्या अंदाजा लगता है? कि इस पाठ में उन्होंने चिकित्सा विभाग, कल्चरल विभाग, हार्टिकल्चर विभाग, है ना, इसी तरह से यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो विदेश विभाग है कि भाई ये पेड़ जो है हमारे जो सहयोगी विदेशी राज्य के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया था, इस वजह से ये विदेशी विभाग के जिम्मा है। यानी एक सामान्य सी बात को अंतर्राष्ट्रीय तूल दे दिया गया, और सभी ने अपना अपना दायित्व जो है उससे मुख फेर लिया, और इनके इसी किम कर्तव्य विमूढ़ता के कारण एक व्यक्ति जो है अपनी जान से हाथ धो बैठा, और उस व्यक्ति के उस जीवन का जो हानि हुई, उस हानि को कैसे पूर्ण किया जाएगा, कैसे उसकी पूर्ति की जाएगी, इसके विषय में किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया। तो इस प्रकार सरकार के कई विभागों की चर्चा यहाँ की गई है, और बताया है कि वास्तव में वो सभी सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। वास्तव में सक्रियता आजमाते हुए कोई भी व्यक्ति अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए लालायित दिखाई नहीं देता। तो यहाँ हम आज हमारा ये जो महत्वपूर्ण पाठ है, जो सामाजिक यथार्थ से हमारा जो प्रत्यक्ष ज्ञान करवाता है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है, और आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। अगली कक्षा में हम फिर से एक नई पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।